दोस्तों हमारी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके अंदर पहला सेशन आज से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो कल वाला सेशन था वो हमारी जो पुरानी संसद की बिल्डिंग थी ना उसके अंदर हुआ था। आज से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ये चीज होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, ठीक है ना, वो अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग काफी हद तक सहमति बन चुकी है। ठीक है ना, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इसको पास कर दिया जाएगा। एक्चुअली आप नोटिस करोगे अगर आप बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में लगभग 14% हमें महिलाएं देखने को मिलती हैं, जो हमारे महिला एमपीज होते हैं। उसी तरह से राज्यसभा के अंदर ये नंबर लगभग 10% के आसपास है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, जैसे मान लो बिहार हो गया, यूपी हो गया, किसी भी इस तरह से आप स्टेट की देखोगे, तो ऑन एन एवरेज ये नंबर भी 10% के आसपास ही देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ना जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए हम ये रिजर्वेशन बिल, हमें ये देखने को मिला है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर पास कर दिया जाएगा। अब एक जो कंसर्न ये है कि क्या ये 2024 के अंदर एप्लीकेबल होगा, जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हैं। तो इसके रिगार्डिंग अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट मानना यही जा रहा है कि शायद 2024 में ना इम्प्लीमेंट हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद उसके बाद से स्टार्ट हो। ठीक है ना, तो जो भी होगा उसको अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो दोस्तों डेट है आज की 19 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। अब पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना, इसी वजह से जो आप आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, ना उसका ऑफलाइन एडिशन आएगा, ना ही जो ऑनलाइन एडिशन आता है वो भी नहीं आज यहाँ पे आया। तो सिर्फ हम इंडियन एक्सप्रेस की आज न्यूज कवर कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू का आज कोई भी एडिशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखो जो स्कॉलरशिप टेस्ट है एसएटी यूपीएससी प्रारंभ 2026 जो है द 3 ईयर प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आप 100% स्कॉलरशिप तक जीत सकते हो। द थिंग इज कि आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है 1 घंटे का। कब देना है सर? 21 सितंबर को। हाँ जी, ये है आपका थर्सडे, यानी कि परसों आपका ये टेस्ट है 21 सितंबर को। तो यहाँ पर आपको 1 घंटे का टेस्ट देना है, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कभी भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा क्लास 10th के लेवल का रहेगा। तो इसका जो लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एंड साथ ही साथ एक कमेंट के अंदर मैं इसको पिन कर दूंगा, तो वहां पर जाके आप डेफिनेटली अपने आप को एनरोल कीजिए एंड इस टेस्ट से जो स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी उसका आप डेफिनेटली आप यूज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। एक देखो हमें डिस्कशन करनी है यूनेस्को के रिगार्डिंग, एक देखो यहाँ पे होयसाला टेम्पल के रिगार्डिंग भी, एंड साथ साथ जो शांति निकेतन है उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा चलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे पहली चीज क्या है कि जो शांति निकेतन है ना, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया है। और शांति निकेतन क्या बन गया है? 41st इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया की तरफ से जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ना, उसके अंदर 41st नंबर में आ गया है। और ये जो मैं बात कर रहा था होयसाला टेम्पल्स की, ये आ गए हैं 42nd नंबर के ऊपर। अब आपको मुझे ये बताना है कि सर 39 और 40 जो लास्ट ईयर के में ऐड हुए थे ना, इसका ये कौन से हैं? ठीक है, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। जरा अब हम शांति निकेतन के बारे में पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये होती क्या है। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना ऐसे जगह को बोलते हैं जहां पर यूनेस्को को लगता है कि ये वाली जो जगह है इसका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल या बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ नेचुरल जो सिग्निफिकेंस है। और ये सिर्फ एक कंट्री को बेनिफिट नहीं है इसका, इसका बेनिफिट पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को होता है। ठीक है ना, जैसे कोई भी आपने जैसे धोलावीरा का नाम सुना होगा, ठीक है, ये मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा है। तो यूनेस्को इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रिजर्व करने की यहाँ पे कोशिश करता है। तो ये होती है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस तरह से लिस्ट के अंदर ऐड करते रहते हैं जिनकी भी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है। तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट आया था वो 1972 में अडॉप्ट किया गया था, 1975 में वो फिर बाद में इफेक्ट में आ गया। अब यहाँ पर ना क्या होता है, अभी ना इनकी मीटिंग चल रही है, बेसिकली इनका 45th सेशन चल रहा है। कहाँ पे? ऊपर आपका जो सऊदी अरेबिया के अंदर रियाद है ना, वहां पर इनका सेशन चल रहा है अभी 10 से 25 सितंबर के बीच में। वहां पर जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ले रही है इसके रिगार्डिंग, किसको ऐड करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था ना, थोड़े टाइम पहले ही जो आइकोमॉस है, आइकोमॉस क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है ना, ये एक तरह की एनजीओ है। इसने ना यहाँ पे रिकमेंड किया था कि शांति निकेतन को ऐड कर दिया जाना चाहिए इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसकी रिकमेंडेशंस मतलब ये देती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, अकॉर्डिंगली वो देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर बाद में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा बस आइकोमॉस के बारे में भी आइडिया आपको होना चाहिए, ये क्या है? एक एनजीओ है जो रिकमेंड करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अपने शांति निकेतन के ऊपर कि आखिर यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है। ये बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी जो यहाँ पे सेशन चल रहा था। देखो
शांति निकेतन का अर्थ क्या है? वर्ड आप शांति आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है पीस। तो शांति निकेतन का मीनिंग क्या है? अबोर्ड ऑफ पीस। बंगाली के अंदर ये मीनिंग होता है, ठीक है ना, मतलब बंगाली वर्ड है शांति निकेतन। और ये क्या था? ओरिजिनली एक आश्रम था जिसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया है? दबेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में, ठीक है, ध्यान रखना, रविंद्र नाथ टैगोर नहीं, दबेंद्र नाथ टैगोर जी, जो उनके पिताजी थे ना रविंद्र नाथ के, उन्होंने यहाँ पे इसको बिल्ड किया था। एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि एक बोट की जर्नी में ना जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, वो जा रहे थे बंगाल से आपके रायपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक जगह दिखी, उनको दिखा यार ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, ठीक है, अच्छी सॉइल थी, वहां पे आपको खेत वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना हम एक आश्रम बिल्ड करेंगे, ठीक है ना। इस वजह से इन्होंने आश्रम को वहां पे बिल्ड किया, शांति निकेतन का उसको नाम दिया। वहां पर लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वहां पे स्टार्ट हुआ। बाद में क्या हुआ? बाद में इसको एक स्कूल की तरह स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा देखा गया। उन्होंने ना ब्रह्मचार्य आश्रम इसको यहाँ पे भी नाम दिया। एक्चुअल में क्या था ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो इंडिया का जो गुरुकुल सिस्टम होता है, जो गुरु शिष्य की परंपरा होती है, उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे। इस वजह से यहाँ पर ना इस तरह से यहाँ पे स्कूल की तरह स्टैब्लिश किया गया। रेजिडेंशियल स्कूल होता था, बच्चे यहाँ पे रहते भी थे, अच्छे चीजें सीखते थे। आर्ट हो गया, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग क्या विजन होना चाहिए, ठीक है ना, अक्रॉस रिलीजियस और कल्चरल बाउंड्रीज देखा जाता है। ऐसा नहीं था कि एक ही रिलीजन के लोग पढ़ रहे हैं, एक ही कल्चर के लोग नहीं, सब धर्मों के लोग, सब कल्चर्स के लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि कितना यूनिटी वाला यहाँ पे मैसेज था, ठीक है। तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी। धीरे धीरे आप नोटिस करो, फिर बाद में इसको यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई शांति निकेतन के अंदर 1921 के अंदर, जिसको विश्व भारती, विश्व का मतलब यूनिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, पूरे विश्व की यहाँ पे बात करी गई है। तो इस तरह से आप नोटिस कर रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट चीज थी। और यहाँ पर ना ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपको ठीक है ना एक पर्टिकुलर चीजें पढ़ाई जाएंगी, नहीं, आपको यहाँ पे यूरोपियन चीजें भी पढ़ाई जा रही हैं। और इवन जो एशिया की चीजें थी, पूरे पैन एशिया की चीजें, उनके फोक ट्रेडिशन, उनके मेडिवल हो गया, एंशियंट हिस्ट्री के से ये सीखते हुए, ये सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही थी। तो अपने आप में नोटिस कर रहे हो कितना ज्यादा ये आपको अक्रॉस मतलब बाउंड्रीज जाके ये चीज देखी जा रही थी। अदरवाइज उस टाइम पे आप नोटिस करोगे कि ना ब्रिटिशर्स हमेशा कोशिश कर रहे थे अपने आप को यहाँ पे इंडिया के ऊपर प्रोजेक्ट करने की, पर नहीं, यहाँ पर शांति निकेतन के अंदर ये ऐसा चीज, या विश्व भारती के अंदर आप देखने को मिलोगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और विश्व भारती आप नोटिस करोगे बंगाल की एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो कौन सी है? आपकी विश्व भारती। साथ में आप नोटिस करो जो इनका कोर आश्रम है उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, जैसे पथ भावना, ठीक है, पथ भावना पहला स्कूल था जो उनके द्वारा सेटअप किया गया। उपासना गृह एक तरह से प्रेयर हॉल है, ठीक है, कला भवन हो गया जो फाइन आर्ट्स की बात करता है, संगीत भवन म्यूजिक का इंस्टीट्यूट है, शांति निकेतन गृह हो गया जो पहला हाउस यहाँ पे इनके पिताजी के द्वारा बाय किया गया था, उत्तरायण कॉम्प्लेक्स हो गया जो 5 हाउसेस टैगोर के हो गया, एंड साथ साथ जो म्यूजियम है ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अपने आप में आप नोटिस करोगे कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ना, ये पूरा एरिया जो शांति निकेतन वाला एरिया है, डेफिनेटली आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ साल यहाँ पे गुजारे हैं। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अच्छा आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, मैंने नोटिस किया कि अभी जो मेंस हुआ था ना, आई थिंक सैटरडे को ये एग्जाम हुआ था मेंस का, जीएस पेपर 1 का। उसके अंदर ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन द अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। अब आप नोटिस करो यार, ये वाला क्वेश्चन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज जो पढ़ा है उससे आंसर हो जाएगा, बट काफी सारे आज के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, क्या वो आप इस आंसर के अंदर यूज नहीं कर पाओगे? द आंसर इज यस, बिल्कुल यूज कर पाओगे, है कि नहीं। महात्मा गांधी के बारे में आई एम श्योर आपने पढ़ा ही है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कई बार ना हम शायद उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर, पर बहुत सारी चीजें करंट में आती हैं, वो यहाँ पे हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प कर देती हैं। तो आप नोटिस कर रहे हो कि एक्चुअल में कुछ चीजें ना हम जैसे मान लो प्रीलिम बूस्टर के अंदर पढ़ते हैं, वो कई बार प्रीलिम्स के अंदर तो हेल्प करती ही करती हैं, मेंस के अंदर भी करती हैं। इनफैक्ट ना काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी कल बात भी हुई, ठीक है ना, कुछ लोगों ने यूट्यूब के नीचे भी लिखा था कि सर काफी सारे क्वेश्चन जो हमें मेंस के अंदर देखने को मिले ना, वो प्रीलिम बूस्टर से भी देखने को मिले, और एडिटोरियल डिस्कशन से तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट जैसे मैं आपको ना एक सैंपल दूं, ठीक है ना, तो आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमने कितनी बार डिस्कस किया है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं उसके अंदर, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ये तो कुछ ही एग्जांपल्स है। मैं देख रहा था ज्यादातर सारे क्वेश्चंस ही ना जो करंट अफेयर से आए हैं, वो सुमित सर ने एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर मोस्टली सारे ही कवर्ड है, ठीक है ना। प्रीलिम बूस्टर्स की अगर आप साथ में हेल्प भी ले लोगे, तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा या इंपॉर्टेंट कुछ चीजें डिस्कस वहां पे हुई हैं,
ठीक है ना, जैसे चंद्रयान हो गया, वेटलैंड के रिगार्डिंग यहाँ पे नाम पूछे हुए हैं, कितनी बार प्रीलिम बूस्टर के अंदर डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, आईपीसीसी के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स हमने डिस्कशन करी हुई है, उनका क्या इफेक्ट होता है। तो आप नोटिस करना कि मेरे हिसाब से तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे ना करंट अफेयर्स के आंसर हो रहे थे। बाकी एक बार आप लोग भी, मैं चाहता हूँ, ठीक है, मेरे कहने पे मत मानना, बट आप, मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक बार एनालिसिस करो, ठीक है, GS1 से लेके GS4 ऐसे पेपर का, और एक बार चेक करो आप कि क्या आपको लगता है कि करंट वाले जो टॉपिक्स थे वो कहीं ना कहीं कवर हुए थे या नहीं हुए थे। आप ही एक बार इसका बेटर एनालिसिस मुझे आप बता सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आप कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करते हो तो आप नोटिस करना कि आपके करंट अफेयर ज्यादातर कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे कल काफी सारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात बोली कि प्रीलिम बूस्टर से काफी उन्होंने नोटिस किया या एडिटोरियल डिस्कशन से काफी ज्यादा हेल्प हो रही है। तो इंश्योर करना कि अगर आपको लगता है कि हाँ यार, कि यहाँ से जो चीजें हमने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं वो मेंस में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप इसकी कंसिस्टेंसी को ना मेंटेन करके रखना। ऐसा मत करना कि यार बीच में छोड़ दिया, वो फिर एक बार आप ब्रेक ले लेते हो ना, कहीं ना कहीं उससे दिक्कत आती है कि आप फिर ना वापस से चीजें ट्रैक पे लानी कई बार मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली एक बार आप खुद एनालिसिस करना और मुझे बताना कि कैसा आपको लगा है इस बार के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, राइट। आगे चलते हैं, होयसाला टेम्पल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कौन सी साइट बन गई अब, 42nd, 41st कौन सी थी जो अभी पड़ी, शांति निकेतन, और 42nd है होयसाला टेम्पल्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे एक चीज समझो, होयसाला टेम्पल्स के रिगार्डिंग थोड़ा हमें इंपॉर्टेंट चीज समझनी यहाँ पे जरूरी हो चुकी है। देखो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करोगे, होयसाला टेम्पल्स को कब बिल्ड किया गया था, 12th एंड 13th सेंचुरी के अंदर, ठीक है ना। किसके, होयसाला जो किंग्स थे। यहाँ पर किसको ये टेम्पल्स डेडिकेटेड है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है शिवा एंड विष्णु। तो दोनों के यहाँ पे आपके जो टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर डेडिकेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो ये समझो कि ये हैं आपके विसारा स्टाइल के टेम्पल्स। आप जानते होंगे ना कि जैसे टेम्पल्स होते हैं आपके नागरा स्टाइल के जो आपको नदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, एक होते हैं आपके द्रविड़ा स्टाइल के जो आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं, एक बीच में आ जाते हैं विसारा, ठीक है। ये एक तरह के हाइब्रिड होते हैं, ठीक है ना ही प्योरली नागरा होते हैं ना ही प्योरली द्रविड़ा, दोनों के यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो दरअसल जो हसाला टेम्पल्स है ना, वो यहाँ पे आपको इसी कैटेगरी के हाइब्रिड यानी कि विसारा स्टाइल के आपको देखने को मिल जाएंगे। सर है कहाँ पे ये, देखो ये कर्नाटका के अंदर है, ठीक है ना। कभी आप जाओगे ना यहाँ पे जो हसन हो गया, हसन डिस्ट्रिक्ट हो गया, बेलूर हो गया, यहाँ पर जाके आप इनको विजिट कर सकते हो, ठीक है। आज से लगभग 5 साल पहले 2018 में मैं गया था और अपने यहाँ पे बहुत बढ़िया टेम्पल्स हैं ये, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप कभी जाओगे ना, दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस, ठीक है। साथ में यहाँ पे चिकमंगलूर भी आता है थोड़ा सा दूर इसमें, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी जगह है, तो उसको भी विजिट कर सकते हो, बट ये टेम्पल्स तो डेफिनेटली आपके मस्ट विजिट हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि ये जो टेम्पल्स है ना, इनके रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा चीज देखने को मिलती है। सर वो क्या है, देखो वो यहाँ पर है कि इनको जो बनाया गया है ना, वो इस तरह से, याद ये देखो, ये पैटर्न देखना, ये रेड कलर देखना, ये देखो किस तरह से है। ये इसको आप ऊपर से देखोगे ना, ये आपको एक स्टार की तरह लिखेगा, ये देख रहे हो इधर, ये ऊपर से ऐसा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये इस तरह से है, ये लग रहा है कि जैसे ना एक स्टार सा बना हुआ है, समझ पा रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेलाइट प्लान, ठीक है ना। ये इनके ना पेक्यूलियर फीचर है, जो होता है ना कि सबसे अलग जो फीचर है इनका, वो यही है कि ये वाला प्लान जो स्टार शेप्ड पैटर्न हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पर इनके अंदर देखने को मिल जाता है। जो 11th से 14th सेंचुरी के बीच में सदर्न कर्नाटका के अंदर हमें चीज इनका बिल्डिंग देखने को मिली है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, जैसे चिनाक्षवा टेम्पल हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से होयसलेश्वर टेम्पल हो गया, द्वार समुद्रम यहाँ पे टैंक है हॉलीवुड के अंदर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और सोमनाथपुर विलेज के अंदर आपको यहाँ पे केशव टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ आपको नाम इनके पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो साथ ही साथ इसके अलावा स्टेलेट प्लान हो गया, विसारा स्टाइल हो गया, हाइब्रिड स्टाइल भी हम देख लिया। और यहाँ पे जो सोप स्टोन है ना, उसका यूज किया जा गया है। सोप स्टोन क्योंकि देखो कहीं ना थोड़ा सॉफ्ट स्टोन होता है, उस वजह से आर्टिस्ट ना इन जो कहीं ना कहीं कार्विंग वगैरह करनी होती है स्कल्पचर्स की, उनको आसानी से किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको होयसाला टेम्पल्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। तो ये 42nd आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुकी है, राइट। आगे चलते हैं, G77 यानी कि ग्रुप ऑफ 77 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो मीटिंग हुई ना हवाना क्यूबा के अंदर G77 की, वहां पर इंडिया ने बोला कि G77 को ना यहाँ पर ना बायलैटरल इशू से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और हमारे जो बड़े मुद्दे हैं उनको यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एक्चुअल में क्या है ना, G77 के अंदर आपको ग्लोबल साउथ देखने को मिल जाएगा। एक बात ये मत सोचना कि G77 के अंदर आज 77 कंट्रीज हैं, नहीं।
जब पहले थी इसके अंदर 77 कंट्रीज, अब तो इसका नंबर काफी बढ़ गया है, 133 के आसपास आई थिंक है। हाँ, 134 कंट्रीज आज के टाइम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इंडिया ने क्या रिकमेंड किया? देखो, इंडिया ने रिकमेंड किया कहीं ना कहीं हमें फोकस करना चाहिए हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं एड्रेस करें। साथ में हमारे जो वर्किंग मेथड्स हों वो थोड़े ट्रांसपेरेंट हों। इसके अलावा, क्योंकि अब तो हम 77 कंट्रीज नहीं रही, तो अब हम एक नया नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। अब तो नियरली डबल हो चुकी है ना, 77 के डबल हो चुकी हैं। तो एक अच्छा नाम हम यहाँ पे, कुछ नया नाम है यहाँ पे इसका रख सकते हैं। फोकस कहीं ना कहीं कंसेंसस के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअल में आप नोटिस करो ना, यहाँ पे जो चाइना है ना, एक बात आपको ध्यान रखनी है, चाइना इसका ऑफिशियली मेंबर नहीं है। जो भी इसके बातें होती है ना, वो ऐसा लिखी जाती हैं कि G77 प्लस चाइना ने ये बात बोली। तो ध्यान रखना, G77 इसका ऑफिशियली मेंबर नहीं है। इसकी मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता है, पर ऑफिशियली G77 का मेंबर वो नहीं है। इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी थी, उसके अंदर भी आप जानते हो ग्लोबल साउथ को हमने, जो उनके कंसर्न्स थे, बहुत तेजी से हम आगे लेकर आए। जो अफ्रीकन यूनियन थे, उसका हमने देखा ना, उसकी मेंबरशिप आई G20 के अंदर। तो अपने आप में हमने डेवलपिंग कंट्री के रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत हमने कमिटमेंट्स दिखाई हैं, और एक्चुअली उसकी तरफ फोकस भी हमने एफर्ट्स के थ्रू भी किया है। तो थोड़ा सा G77 के बारे में देखना चाहें तो G77 स्टैब्लिश हुआ था 1964 के अंदर। आज के टाइम के ऊपर 134 कंट्रीज देखने को मिलती गई हैं, जैसे जैसे एक्सपैंड होता गया है, ठीक है ना। दुनिया के जो कंट्रीज, उनका लार्जेस्ट कोलिशन हमें देखने को मिलता है। प्रेसिडेंसी रोटेटिंग बेसिस पे होती है कि पहले एक फिर दूसरा, इस तरह से चलता रहता है। और इंडिया न्यूयॉर्क के अंदर जो G77 हुआ था, तो पहली कंट्री इंडिया तब उस टाइम पे बनी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है G77 के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना, ये पिछले वाले का कॉपी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो कैंपेन है, ये एक सिटीजन लेड मेगा बेंच क्लीन अप ड्राइव है। कहने का पॉइंट क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जैसे बीच वगैरह होते हैं ना, इन पे बहुत आप गंदगी वगैरह करते हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको देखो अपने ओशियंस वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करनी है। तो वो कैसे हो पाएगी? तो क्लीन अप ड्राइव के माध्यम से। तो स्वच्छ सागर एंड सुरक्षित सागर, यानी कि क्लीन कोस्ट होना चाहिए हमारा, सेफ सी तभी बन पाएगा, उसके रिगार्डिंग ही ये चीज होती है, ठीक है ना। तो इसको अभी रिसेंटली किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? कौन सी मिनिस्ट्री थी यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो इसका आप नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे होता है, ये हर साल सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है। तब यहाँ पे हमने इसको सेलिब्रेट किया। आपको यहाँ पे मेजरली ना मिनिस्ट्री ध्यान में रखो, और ये किस चीज के साथ लिंक्ड है, बस उतना आइडिया हो तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कर पाओगे। बाकी आप जानते हो ये डिफरेंट हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं सारी, जो आप देख सकते हो ना, गुजरात से स्टार्ट होके पूरा ये जो कोस्टल एरिया है, वहां पर हमें ये कोस्टल स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज इस तरह से हमें देखने को मिल जाती हैं, ताकि सारे हमारे फिशर फोक हो गया, उनके अंदर अवेयरनेस हम लेकर आ पाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस ले पे आ पाए रिगार्डिंग द क्लीन अप ड्राइव। तो ये चीज आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक डिस्कस कर लेते हैं लिप्टाक को गोरमा चार्टर। ये देखो ना, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ऐसा कि लिप्टाक को गोरमा चार्टर था, ये किस चीज के साथ लिंक्ड है। देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले तो यहाँ पे लोकेशन समझो, ये है आपकी माली, ये नाइजर, और यहाँ पर आपको बुर्किना फासो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस एरिया में ना हमने कई बार डिस्कस किया है कि बहुत ही कूप वगैरह बहुत होते हैं, तख्ता पलट जिसको बोलते हैं ना, पिछले टाइम के अंदर बहुत सारे तख्ता पलट देखने को मिले हैं। तो ये जो एरियाज है ना, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, यहाँ पर कौन आ गए हैं? मिलिट्री लीडर्स आ गए हैं, ठीक है। इन्होंने तख्ता पलट करके वहां की सरकार को हटा दिया और खुद यहाँ पे बैठ गए गद्दी के ऊपर, राइट। अब इनको भी तो डर होगा ना, क्या डर? कि यार कोई हमें हटा ना दे, है कि नहीं। इन तीनों कंट्रीज के जो अब मिलिट्री लीडर्स हैं, इनको डर रहेगा ना यार कोई हमें हटा ना दे। इस चक्कर में इन्होंने पता क्या किया, ये तीनों कंट्री साथ में आई, इन्होंने बोला कि यार हम ना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इन्होंने, जैसे अब नाटो नहीं समझते हो, नाटो के अंदर क्या होता है, अगर कोई नाटो का जो इनफैक्ट जो चार्टर 5 आई थिंक उसके अंदर बात करी गई है, जो आर्टिकल 5 है बेसिकली, उसके अंदर बात करी गई है नाटो के, कि अगर कोई बंदा या अगर कोई कंट्री मान लो नाटो की किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक करती है, तो वो ऐसा माना जाएगा कि पूरी की पूरी नाटो के ऊपर अटैक हुआ है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव डिफेंस की बात करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट की बात करते हैं। यही तो है ना नाटो के अंदर, कि अगर एक भी कंट्री की नाटो के ऊपर अटैक हुआ, तो ऐसा माना जाएगा पूरी नाटो के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो सारी कंट्रीज उसको आपस में रिटेलिएट करेंगी। अब यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज ने भी यही सेम चीज करी है। क्या किया है कि अगर मान लो कल को कोई भी बाहर से या कोई भी नाइजर के ऊपर अटैक करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि माली के ऊपर भी अटैक हुआ है और बुर्किना फासो, फिर इनके मिलिट्री लीडर्स भी आ जाएंगे यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से पता क्या कर रहे हैं, तीनों तीनों मिलकर ना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इन्होंने इसके अंदर क्या किया है, कलेक्टिव डिफेंस की बात कर दी है, म्यूचुअल असिस्टेंस फ्रेमवर्क की बात करी है। यही है क्या, लिप्टाको गोर्मा चार्टर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो एक दूसरे को मिलिट्री असिस्टेंस यहाँ पे दी जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना दरअसल में है क्या, ये ना, ये जो एक एरिया है, ये जगह का नाम है जहाँ पर माली, नाइजर और बुर्किना फासो, ये तीनों कंट्रीज यहाँ पर जब कन्वर्ज करती है ना एरिया, उस एरिया का नाम है लिप्टाको गोर्मा रीजन। तो इसलिए इसका नाम रख दिया इस चार्टर का, लिप्टाको गोर्मा चार्टर, ठीक है ना। बाकी पिछले टाइम्स के अंदर भी देखो, ठीक है, 2012 में भी पहले यहाँ पे दिक्कत हुई थी, 2015 में भी, अब 2020 ऑनवर्ड्स तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। साथ में ही ना यहाँ पे पहले जो तीनों कंट्रीज थी, एक फ्रेंच ने ग्रुपिंग बनाई थी G5 साहेल ज्वाइंट फोर्स। यहाँ पर ये तीनों मेंबर्स पार्ट थी इसका, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो चैड हो गया और मोरिशियाना हो गया, ये दोनों कंट्रीज भी थी। तो G5 इसको भी बोला जाता है, G5 साहेल अलायंस ज्वाइंट फोर्स। एक ना कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि सर आखिर ये साहेल रीजन किसको बोलते हैं, ठीक है, कि साहेल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, हमें इसकी क्लैरिटी नहीं है। देखो थोड़ा सा मैं आपको इसके रिगार्डिंग समझा दूं, तो साहेल में ना ये सारी कंट्रीज होती हैं जो आपके सामने आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। एक्चुअल में है कि अगर मैं बात करूँ ना, साहेल जो वर्ड है ना, वो बात करता है किस चीज की, उन कंट्रीज की बात करता है जो कहीं ना कहीं जिनके नदन साइड में आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, और सदर साइड के अंदर आपको सवानाज और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे इस साइड के ऊपर। तो उस रीजन को हम साहेल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, इनके जो वेस्टर्न साइड, हाँ वेस्टर्न साइड के अंदर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको इस साइड के ऊपर आपको यहाँ पे रेड सी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, इसकी ना साहेल की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो यही है, पर एक्चुअल में किसी किसी जगह पे आपको, कुछ जगह पे कुछ सोर्सेज पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जो साउथ सूडान है ना, वो भी इसका मेंबर पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ये जो बाकी मैंने हाईलाइट करी है, चाहे आप उसमें बात कर लो, आप मॉरिशियाना की बात कर लो, आप सेनेगल की बात कर लो, माली की बात कर लो, बुर्किना फासो की बात कर लो, ठीक है, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, ये तो सब जगह आती हैं। कुछ जगह पे साउथ सूडान का भी आपको नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो पॉलिटिकल डेफिनेशन है ना, वो कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक आइडिया यहाँ पे रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप नोटिस करो, हम पहले इस रीजन को और भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने, इकोवास, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ इकोवास के बारे में। ये सारा उसी के साथ ही लिंक्ड मुद्दा ही है, ठीक है ना। ये आपका वेस्टर्न अफ्रीका वाला रीजन है, तो वहां पर वेस्टर्न अफ्रीकन की अलग अलग कंट्रीज साथ में आई थी, 15 कंट्रीज, ठीक है ना। उन्होंने मिलकर एक कम्युनिटी बना ली, बेसिकली उसका नाम रख दिया इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। यहाँ पे ये टोटल 15 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं, ताकि अपने आप में बेटर ढंग से डिसीजन ले पाए। कौन सी ट्रीटी थी सर, ट्रीटी ऑफ लागोस, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इस यूनियन को 1975 के अंदर, और ये 15 कंट्रीज के मेंबर्स आप यहाँ पे देख भी सकते हो। फोकस यही था कि एक तरह से आपस में अच्छे से कोऑपरेट कर पाए, एंड जो सिक्योरिटीज इश्यूज हैं कहीं ना कहीं उनको भी हम अच्छे से टैकल कर पाए। तो ये थी आज की डिस्कशन की बेसिस, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे ऊपर दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि इनमें से आपका कौन सा आंसर ठीक है एंड कौन सा गलत है। साथ में ही 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपने पारस सर के साथ डिस्कशन जब सुनी होगी, उसके अंदर सर ने किया था, तो इसका मुझे आप आंसर बताइएगा। और साथ में ना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। इनफैक्ट की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस दुनिया का कौन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है। शुगर कैन प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कोशिश करना, थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर कल अकॉर्डिंगली इसका आंसर हम डिस्कस कर लेंगे। जो कल मैंने होमवर्क दिया था उसका क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था पीएम विश्वकर्मा के बारे में, तो क्या एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्या थी, आपकी एक सेंटर सेक्टर स्कीम थी, कि सारा पैसा हमारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा आ रहा था। एक छोटी सी चीज और ऐड कर लो, पीएम विश्वकर्मा की जो मिनिस्ट्री है ना, वो आपकी एमएसएमई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई जो मिनिस्ट्री होती है ना, वो यहाँ पे इसकी मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रही है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाइसार की बात करें, ठीक है, तो क्या आपका यहाँ पे जापान और इसरो था, नहीं, जापान और यूएसए की जो नासा है ना, वो यहाँ पे आती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। ये जो तीसरी बात है कि जूइश न्यू ईयर है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। यहाँ पर कह रहा है कि जो स्कीम है ना, वो 5 लाख तक का कवर देती है, ठीक है, पर फैमिली, ये बात भी ठीक है, पर ईयर, ये बात भी ठीक है, पर प्राइमरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। ये जो 5 लाख मिलता है आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हेल्थ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिलता है, ना कि प्राइमरी के लिए। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा बात कह रहा है एनएचए के रिगार्डिंग, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रिगार्डिंग, तो क्या यही एपेक्स बॉडी है, आंसर इज यस। एक्चुअल में एनएचए को हेड कौन करता है, मतलब कौन, मतलब जो चेयर बोर्ड होता है उसका चेयरमैन कौन होता है, आपके जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर होते हैं ना, वो यहाँ पे इसको चेयर करते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा ठीक है। तो क्या पूछा है इसने? पूछा है हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। तो भैया नॉट करेक्ट क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली विल बी द नॉट करेक्ट। ठीक है ना, ध्यान रखा करो कि करेक्ट है नॉट करेक्ट है। दूसरा है नाविक के रिगार्डिंग नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पहला कह रहा है कि नाविक एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सिस्टम है। क्या बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। डेवलप्ड किसने किया? इसरो ने। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है इट इज डिजाइन विद द कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। क्या 7 सैटेलाइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं? आंसर इज यस, ये आपको पारस सर ने पढ़ाया था। ठीक है, 3 सैटेलाइट्स आपको यहाँ पे जियो स्टेशनरी में देखने को मिलती हैं, और बाकी की जो 4 होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पे? जियो सिंक्रोनस के अंदर। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इसका जो कवरेज एरिया है वो इंडियन बाउंड्री से 15,000 किलोमीटर, नहीं भैया 1500 किलोमीटर की बात हो रही है, ना कि 15,000 की। थर्ड गलत है। तो टोटल करेक्ट कितने हैं आपके? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।